बदल रही है। हो सकता है आप उस दर्शन को ना मानते हो, ना मानते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दर्शन है जिसको विश्व के 2/3 जनता मानती है, तो उसमें विश्वास करती है। तो सारे लोग बेवकूफ नहीं है, सारे लोग पागल नहीं है, उस चीज को मान रहे हैं, उसमें भी कुछ सच्चाई होगी। तो जब सब कुछ परिवर्तनशील है, तो आखिर एक विचारधारा पे आदमी का कैसे रह सकता है? अगर राहुल ने किया तो क्या गलत किया? तो वो व्यक्ति आपके संविधान की बात, संविधान के बनने के पहले से उसने शुरू कर दिया, चाहे वो पिछड़े हुए दलितों का, महिलाओं का उत्थान की बात हो, चाहे वैज्ञानिक मनोवृत्ति की बात हो, चाहे वो लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात हो, तो उनकी प्रासंगिकता तो बनी ही है। उनकी प्रासंगिकता को आप कभी खो नहीं सकते हो, हटा नहीं सकते हो। विराट इतने व्यक्ति तो इतना बड़ा कि जिसकी अगर आप बात करते हैं तो चीजें रेफरेंस भूल से जाते हैं हमें, लेकिन संस्कृतियों की बात हम करते हैं। आज की अगर बात आप देखेंगे तो जो हमारा नव बाजारवाद है, जो उदारवाद है, जो ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण है, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया फ्लैट हो गई है, गोल नहीं रह गई है, सारे लोग घूम फिर करके वहीं पे आ जा रहे हैं, ऐसे में संस्कृतियों का भी विनाश हुआ है। धीरे धीरे संस्कृतियां भी, जो संस्कृतियां बहुत सी थी उनकी बहुलता थी, वो कम हो रही है। और आप अगर देखोगे तो जो पाश्चात्य देश है, पाश्चात्य देशों की संस्कृति को थोपा जा रहा है। आप अगर कभी जो इंग्लिश की पिक्चरें हैं अगर आप देखेंगे, जो दूसरे देशों की पिक्चरें आप देखेंगे, तो उसमें जितने भी बड़े लोग, महान लोग दिखाए जाएंगे तो वो गोरे ही दिखाए जाएंगे। जितनी एड फिल्में होंगी उनके बच्चे आपको गोरे गोरे दिखेंगे। तो भाई काले लोग कहाँ गए, सांवले लोग कहाँ गए? ये तो प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है। काला होना, सांवला होना, लाल होना, पीला होना, मंगोलाइड होना, निग्रेटो होना, नेग्राइड होना, अल्पाइन होना, ये तो प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है। प्रकृति ने देश काल परिस्थितियों के अनुसार लोगों को डेवलप किया है, तो ये तो प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है। लेकिन लोगों ने भेदभाव किया है। तो जो पाश्चात्य देश है वो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पूरे विश्व पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन की प्रासंगिकता इसमें है कि वो उसका विरोध करते हैं। और विरोध किस तरह से करते हैं? वो झगड़ते नहीं, वो लाठी डंडा नहीं चलाते, वो ऑप्शन देते हैं, वो विकल्प देते हैं। वो दूसरी संस्कृतियों का भी विश्व मंडल पर, विश्व फलक पर स्थापना करते हैं। जब वो विदेश जाते हैं, यूरोप के भ्रमण के लिए जाते हैं, तो वहां पर रोमनी, एक जो जिप्सी जिसको कहते हैं, रोमनी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ बंजारे होते हैं, वहां पर बंजारे होते हैं जिनको रोमनी या जिप्सी कहते हैं। वो अपने जानवर लेकर के और भालू बंदर लेकर के घूमते रहते हैं, वो हाथ देखते हैं ज्योतिष का, भालू बंदर के तमाशे किया करते थे। तो जब वो उनके साथ रह करके राहुल जी ने अध्ययन करना शुरू किया, तो पता चला कि उनके लैंग्वेज में, वहां की भाषा में कम से कम 25-30-40% शब्द तो भोजपुरी के हैं, मगधी के हैं, भस्त्रिका के, अंगी के हैं, काशिका के हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चक्कर है कि यहाँ यूरोप में आया हुआ व्यक्ति और उसकी भाषा में इतनी। तो धीरे धीरे उसका अध्ययन हुआ। आज के डेट में बहुत सारे रिसर्च उस पर हुए हैं, बहुत सारे शोध उस पर हुए हैं। तो ये पता चला है कि ये बंजारे धीरे धीरे बढ़ते 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 वो यूरोप चले गए और फिर वही यूरोप में बस गए। उनकी आप पहनावे देखेंगे तो घाघरा चोली आज भी उनकी पंजाब की है। भाषा तो उनके फ्रेंच भी होगी, भाषा में उनके जर्मन भी होगी, भाषा में उनके इंग्लिश भी होगी और भोजपुरी भी होगी। आप बारिश चले जाओ, आप ट्रिनिडाद टोबैगो चले जाओ, सूरीनाम चले जाओ, आदमी बिल्कुल जो फ्रेंच बोलते हैं उसे भोजपुरी बोलने लगेगा। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले उनके पुरले यहाँ से 1860, 65, 35 के बाद शुरू हुआ। अरकाटी और ये सारी चीजें जो माइग्रेशन होता था, लोग गए। राहुल जी ने उन संस्कृतियों का भी अध्ययन किया, चाहे वो बौद्ध संस्कृति हो, चाहे रोमन संस्कृति हो, तिब्बती संस्कृति हो, चाहे वो थारुओं की संस्कृति हो, चाहे वो लद्दाखियों की संस्कृति हो, चाहे वो कश्मीरियों की संस्कृति हो, सारे का उन्होंने अध्ययन किया और पूरे विश्व लेवल पर उसको स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि संस्कृतियों को होना चाहिए। अगर आदमी का विकास होना है तो वो अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार जो विशिष्ट संस्कृति है उसके अनुसार होगा, तो भी वो संस्कृति हमसे होगी। आपको पता है, हम सब यहाँ पे बैठे हुए सबको पता है कि ग्रामीण देवी देवता कितने होते हैं। हम काली की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, बेतिया की बात करते हैं, चमरिया की बात करते हैं, कितने देवी देवता आप बताओ। और उन्हीं देवी देवताओं से आपकी धार्मिक चेतना को संतुष्टि मिलती है। कोई पुरोहित नहीं होता है, कोई गंडा नहीं बांधा जाता है, कोई पूजा पाठ नहीं होता। अब तो अगरबत्ती आ गई, लोग अगरबत्ती जलाने लगे। पहले लोग सरफुलाई जलाया करते थे, बम्मा कहते थे उसको, आप लोगों को याद होगा। तो रूई में लपेट करके और घी में लपेट के उसको जलाया जाता था। हम लोगों को उसको बम्मा बारना कहते हैं कि बम्मा जलाने जा रहे हैं। अब तो वो चीजें क्योंकि आसान हो गई और आराम से अगरबत्तियां मिले तो जलाते थे। धार चढ़ाते थे, पुजौरा चढ़ाते थे, लोग बलि चढ़ाते थे। बिरतिया के नाम पर जो जानवरों की सार हुआ करती थी, वहाँ सूअर के बच्चों का सर चढ़ाया जाता था काट करके। तो हम लोगों ने अपने बचपन में देखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे काशीदास की पूजा होती है, जिसको कड़ा पूजा हम लोग यहाँ कहते हैं, कितनी सारी चीजें हैं, सारे लोगों को यहाँ पता होगी। उससे हमारी धार्मिक चेतनाओं को संतुष्टि मिलती है। हमारे जो
देवी देवता है, राष्ट्रीय नायक है, उनको भी हम पूछते हैं। हम भगवान श्री रामचंद्र जी के भी समर्थक हैं, हम श्री कृष्ण के भी समर्थक हैं, शिव के भी समर्थक हैं, लेकिन हनुमान के भी समर्थक। लेकिन जो विश्व स्तरीय देवता है, जो पूरे राष्ट्र के देवता है, उनके अलावा भी देवी देवता हैं जो लोकल स्तर के, वो भी आपके धार्मिक चेतनाओं को संतुष्टि दे रहे हैं। तो राहुल जी ने उनको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा है कि अगर इस व्यक्ति को काली से ज्यादा सहायता मिल रही है तो हम काली को किस करते हैं, अगर हम राम का अध्ययन करें तो काली का भी अध्ययन करें। तो राहुल की प्रासंगिकता इस बात में कि अगर वो एक वैचारिक धारा देते हैं जो कि जनतंत्र से संबंधित है, जो कि लोकतंत्र गणतंत्र से संबंधित है, अगर वो वैज्ञानिक मनोवृत्ति देते हैं, वो नारी उत्थान की बात करते हैं, वो दलित उत्थान की बात करते हैं, छुआछूत मिटाने की बात करते हैं, सामंती प्रथा मिटाने की बात करते हैं, तो साथ में वो आपकी लोकल देवी देवता की भी बात करते हैं। आज आप चले जाइए तहसील दिवस में, जितनी लाइन यहाँ पर बैठी हुई, जितने लोग बैठे हुए, इससे ज्यादा भीड़ आपको तहसील दिवस में मिलेगी। थाना दिवस में लोग भरे हुए आपको मिलेंगे। किस बात के झगड़े हैं? आबादी की जमीनों के झगड़े। किस बात के झगड़े हैं? नाली के झगड़े हैं, व्यक्तिगत संपत्ति के झगड़े हैं। यही गांव है कनैला गांव। जब 1942 में राहुल सांकृत्यायन आए, उनके 50 वर्ष पूरे हुए। 1917 में जब उन्होंने कसम खाई अपने पिताजी से कि जब तक मेरी 50 वर्ष आयु पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं आजमगढ़ में कदम नहीं रखूंगा, तो वो भीष्म प्रतिज्ञा थे, मुद्रा प्रतिज्ञा थे। उन्होंने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया और 1942 में जब उनकी आयु 50 वर्ष हुई तो नागार्जुन के साथ, कवि नागार्जुन के साथ वो यहाँ पर आए। और यहाँ पर आए तो वो पंधा गए। पंधा से यहाँ आना नहीं चाहते थे, कारण जो भी रहा हो। लेकिन इनके भाई जो श्यामलाल पांडे जी थे वो गए, फिर यहाँ के जत्थे बुजुर्ग गए, लोगों ने उनको मोटिवेट किया, तो फिर यहाँ पे आए। लोगों ने कहा कुछ बोलिए। तो कनैला में उनका घर जो है, उसी घर के सामने, उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर के उन्होंने जो भाषा बोली थी, जो बात कही थी, वो पूरे भारत में घूम घूम करके उन्होंने कही कि सामूहिक खेती की बात। ऐसा नहीं कि साम्यवाद कोई सफल विचारधारा है। आज के डेट पे हम लोग जानते हैं कि वो भी विफल हो गई है कहने के लिए, लेकिन उस समय की विचारधारा थी जिससे वो प्रभावित थी। और वो जब जिस विचारधारा से प्रभावित हुए तो उन्होंने कभी किसी चीज को छुपाया नहीं, उन्होंने खुल के कहा, उसका समर्थन किया। तो उन्होंने कहा कि सामूहिक खेती करें। व्यक्तिगत आज झगड़े मैंने बताया ना कि आज अगर हमारे यहाँ थाना दिवस के झगड़े, तहसील दिवस के झगड़े, तो किस बात के? किसी ने किसी की मेड़ जोत लिया, किसी ने किसी की नाली बंद कर दिया, व्यक्तिगत संपत्ति के झगड़े। तो ये धरती सबको देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और वो लालच कहाँ से आता है? वो लालच व्यक्तिगत संपत्ति से आता है। तो उन्होंने इसका विरोध किया, इस बात की विरोध किया। लेकिन निरंतर वो अपनी बातों को कहते रहे, तार्किक तरीके से कहते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन उनके मन में, उनके दिमाग में जो चलता था, जब वो यूरोप से लौट रहे थे और समुद्र में जहाज में बैठे थे पानी वाले, तब उन्होंने डी बाबा कहा। डी बाबा इसी गांव के जो जीता भर करके जो घरों का टोला हुआ करता था, उनकी कहानी है कि वो आसाम कैसे लोग उधर के चले गए अकाल में और फिर वहां से लौट करके लोग आते थे। उन्होंने बचपन की कहानी को लिखा। सोचिए कि जो व्यक्ति जिस भ्रमण कर रहा है, जो यूरोप से लौट के आ रहा है या यूरोप जा रहा है, उसकी चेतना कहाँ भटक रही है? कनैला में। उसकी चेतना कहाँ भटक रही है? पंधा में। तो जो कहावत है कि हाथी घूमे गाँव गाँव, अगर हाथी होकर ना, तो अगर हम राहुल पे अपनी मुहर लगाते तो गलत क्या करते हैं? राहुल ने तो खुद कहा है, गर्व से कहा है कि मैं उस माटी का हूं, मैं उस माटी में पैदा हुआ हूं। लेकिन वो कनैला के, आजमगढ़ के, उत्तर प्रदेश के, भारत के होकर के विश्व जनीन है। वो पूरे विश्व की धरोहर है और विश्व की धरोहर होने की वजह से भी उनकी प्रासंगिकता आज की डेट में है, जो कि हमेशा है, हमेशा रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने अपनी हर चीज को जब भी कहा, जैसे भी कहा, पूरे दमखम से कहा। और भाषा की बात जो मैं अभी कह रहा था, भाषा पे काफी विवाद हुआ। उनका मानना था कि उन्होंने चाहे जितनी लैंग्वेज सीखी हो, चाहे जितनी लैंग्वेज उन्होंने लिखा पढ़ा हो, लेकिन संवर्धन उन्होंने सिर्फ एक भाषा करके हिंदी का। आप देखेंगे चाहे वो मगही और मगही से उन्होंने चीजें उठाई हो, चाहे कौरवी से चीजें उठाई हो, चाहे फ्रेंच से उठाई हो और जर्मन से उठाई हो, समृद्ध किसको किया? हिंदी। और वो हमेशा कहते थे कि जो उर्दू है, उर्दू और हिंदी कोई अंतर नहीं, सिर्फ लिपि का अंतर है, इसलिए लिपि को समाप्त कर देना चाहिए। जो उर्दू लिपि है, जो रोमन उसमें हम लोग लिखते हैं, अरबी लिपि भी लिखते हैं, उसको नागरिक लिपि भी लिखा जाना चाहिए। बीच में ये बातें शुरू हो गई थी कि भाई हिंदुस्तानी जिसमें हिंदी और उर्दू की खिचड़ी बनाई जाए, उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हिंदी है, नागरिक होना चाहिए। यहीं पर जो शिवली नेशनल अकेडमी है, उसमें वो आए थे, उसके दारुल मुसन्निदीन में हो गए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये संस्थान है, लेकिन अगर ये पुस्तकें हिंदी में छपने लगे, हिंदी लिपि में छपने लगे, नागरिक लिपि में छपने लगे, तो इससे बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत लोगों को लाभ होगा। तो वो उनकी भाषा के बारे में एक स्पष्ट सोच हुआ करती थी, शिक्षा के बारे में एक स्पष्ट सोच हुआ करती थी। वो कहते थे कि आज की जो शिक्षा है वो किस काम की, अगर वो हमारे युवाओं को रोजगार न दे सके। अगर हमारे यहाँ आप कभी राजस्थान जाएंगे, 100 किलोमीटर तक चले जाएंगे, आपको मनुष्य जाति से भेंट नहीं होगी।
आप बुंदेलखंड में जाएंगे 25 किलोमीटर से आपको मनुष्य नहीं मिलेगा, लेकिन आप आजमगढ़ में घूम रहे हो, जौनपुर में घूम रहे हो, बलिया में घूम रहे हो, आपको 1 इंच जगह तो खाली नहीं मिलेगी। जहां इतने लोग बैठे हुए, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई, आप बताओ कितनी चीजें यहाँ पर विकसित हो पाए। करोड़ों की आबादी है, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो आबादी सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ का, पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश, बंगाल और पूर्वांचल का सबसे जनघनत्व है, क्योंकि यहाँ की भूमि उर्वरा रहती है। यहाँ पर जो नेचुरल कैलेमिटी जिसको हम लोग कहते हैं, जो आपदाएं आती हैं, जो स्वाभाविक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनकी संख्या कम है। इसकी वजह से यहाँ पर मानव की आबादी बढ़ी। लेकिन जब जहाँ जनसंख्या का बाहुल्य है, जहाँ पर जनसंख्या संकुलता है, वहां पर अगर आप मशीनों का प्रचार कर रहे हो तो आप लोगों के हाथ का लेबर छीन रहे हो, लोगों को बेरोजगार बना रहे हो। या तो आप उनको स्थापित करने के लिए कहीं फैक्ट्री खोलो, कहीं कोई अन्य कार्य करवाओ जिसमें उनको निगृहित। अपराध क्यों बढ़ता है? जो खाली आदमी क्या करेगा? छीना झपटी करेगा। जो खाली आदमी क्या करेगा? छेड़खानी करेगा। जो खाली आदमी क्या करेगा? शराब का कारोबार करेगा, गांजा बेचेगा, गोमांस की तस्करी करेगा। अपराधी तो करेगा। अगर आप उसको इंगित रखेंगे तो वो क्यों? जो आदमी जिसको एक बार नौकरी मिल जाती है वो उसी में धक्के खाता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है। तो और फिर हम बात करते हैं सांप्रदायिक माहौल की, सौहार्द की। आजमगढ़ की धरती गवाह रही है, यहाँ पर बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। मुबारकपुर में 7-8 दंगे हो चुके हैं। 1893 से इसका इतिहास है। उसके पहले से 1799 में नवाबों ने गो हत्या के विरुद्ध कानून बनाया था, फिर अंग्रेजों ने उसको 1806 में पलटा, फिर 1835 में पलटा, 1854 में पलटा और दंगे हुए, बड़े बड़े दंगे हुए। 1893 का सबसे बड़ा दंगा हुआ है। लेकिन इसके बारे में भी राहुल सांप्रदायिक की सोच बहुत स्पष्ट है। आज भी हम सांप्रदायिक चीजों से उबर नहीं पाए हैं, आज भी चीजें चल रही हैं। लेकिन वो कहा करते थे कि चाहे वो तुर्क मुसलमान हो, चाहे मंगोल मुसलमान हो, चाहे यूरोपियन मुसलमान हो, सबने वहां अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल दिया। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान इसके जनगण मन के साथ अपने आप को एकाकार नहीं कर पा रहा है। वो पैदा यहाँ हुआ, उसकी मिट्टी यहाँ की है, उसकी कब्र यहाँ बनी हुई है, उसके बाप दादा की संस्कृति यहाँ की है, वो रहने वाला यहाँ की है, वो भाषा यहाँ की बोलता है। लेकिन वो कपड़े पहनना चाहता अरब की, वो टोपी लगाना चाहता अरब की, वो दाढ़ी रखना चाहता अरब स्टाइल में। तो आप क्यों नहीं एकाकार करते हो? सारे लोग एक हैं। अगर आप जेनेटिक्स उठा करके देख लो तो जेनेटिकल लेवल पे कोई अंतर नहीं है। हिंदुस्तान की सिर्फ एक जाति है हिंदुस्तानी। आप पूरे विश्व में कहीं चले जाइए तो आपको लोग हिंदुस्तानी जानेंगे, हिंदू ही कहेंगे। और ये सत्य है कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आप हिंदू हो जाते हो, चाहे आप कहीं से, क्योंकि आप हिंदुस्तानी मतलब आप हिंदू हो गए। तो वो कहते थे कि सांप्रदायिक सौहार्द का तरीका यही है कि जनगण मन के साथ सभी लोग जुड़े। अपने आप को अलग अलग आप क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? उनकी प्रासंगिकता इस बात में है कि जिन समस्याओं को आज तक हम लोग हल नहीं कर पाए, उसका सोल्यूशन आज से 50 साल पहले उन्होंने बता दिया। जिस चीजों के उत्थान के लिए, जिस चीजों के प्रकार के लिए, विकास के लिए हम आज तक संघर्ष कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन उन्होंने 50 साल बता दिया, और वो भी बिल्कुल व्यवहारिक और पूरी तरीके से मान्य। ये अलग की बात है कि हो सकता है उनके तर्क से संतुष्ट ना हो, सहमत ना हो सकता है कि हम उनके विचारधारा से सहमत ना हो, उनकी विचारधारा से सहमत ना हो। तो ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो इसीलिए बना है कि हर व्यक्ति की विचारधारा को रखने का, उसको मान्यता देने का पूरा हक है और पूरे अधिकार के साथ वो अपनी बातों को मान्यता रखते हैं। राहुल सांप्रदायिक से हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन अप्रभावित नहीं रह सकते। वो हमें प्रभावित करते हैं, वो हमें छूते हैं, वो हमें बदलते हैं। तो राहुल सांप्रदायिक की प्रासंगिकता इसी में है कि अगर हम गणतंत्र को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, तो उसको स्थापित करने के लिए अगर हम हर व्यक्ति का विकास चाहते हैं तो उस विकास के लिए, अगर हम शिक्षा में परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए, हम नारी को उत्थान चाहते हैं तो उसके लिए, हम पिछड़े दलितों का उत्थान चाहते हैं, सामंतवाद को खत्म करने की बात अगर करते हैं तो उसके लिए, हम साहित्य में एक नई संस्कृति को पैदा करने की बात करते हैं तो उसके लिए राहुल सांप्रदायिक की प्रासंगिकता आज नहीं, आने वाले हजारों साल तक बनी रहेगी। और केपी जायसवाल की बात से ही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो बार बार ये कहते थे कि जब तक इस धरती पर दर्शन है, जब तक इस धरती पे भारतीय दर्शन है और जब तक इस धरती पे बौद्ध दर्शन है, तब तक राहुल सांप्रदायिक की प्रासंगिकता बनी रहेगी और उनकी जो भाषा है वो बनी रहेगी। तो ये मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, इन शब्दों के साथ। और आप लोगों ने इतने पेशेंटली, बहुत ध्यान से और पूरे धैर्य के साथ मुझे सुना। धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत।